जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी का स्वागत है आज के इस खास सेशन में। आज की इस डीप डाइव क्लास में हम दुनिया की सबसे लंबी और विशाल नदियों के बारे में बात करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज की पीडीएफ स्लाइड्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एकदम सही कहा। आज हमारे पास जो विस्तृत भौगोलिक स्लाइड्स और नक्शे हैं, उनमें इन टॉप 10 नदियों की सटीक लंबाई, उद्गम स्थल और वो कहाँ जाकर गिरती हैं, ये सब कवर किया गया है। और देखिए, हमारा मिशन सिर्फ इन नदियों को नक्शे पर रटना नहीं है। हाँ, मतलब हमें ये समझना है कि इनकी विशालता और भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं। बिल्कुल, हमें इनके पीछे का विज्ञान और जो दिलचस्प तथ्य हैं, उन्हें समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। अब हम स्लाइड 1 देख रहे हैं। सभी लोग स्क्रीन पर ध्यान दें। इस स्लाइड का विषय है लंबाई बनाम विशालता, नील और अमेज़न की महाकाव्य लड़ाई। भूगोल के हर छात्र के मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। हाँ, और इसी को हम डिकोड करेंगे। स्लाइड की पहली लाइन में लिखा है कि नील नदी यानी नाइल रिवर दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर है। 6,650 किलोमीटर। जी, और अगला पॉइंट कहता है कि ये 11 अफ्रीकी देशों से होकर बहती है, जैसे मिस्र, सूडान, युगांडा और इथियोपिया। 11 देश, मतलब ये तो एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर मैं इसके लिए एक उदाहरण दूं तो नील नदी एक मैराथन रनर की तरह है ना, जो बस लंबी दूरी तय करती है। बहुत अच्छा उदाहरण है। और स्लाइड में इसका उद्गम स्थल भी बताया गया है। ये विक्टोरिया झील से सफेद नील और ताना झील से नीली नील के रूप में निकलती है और आखिर में भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी में जाकर गिरती है। लेकिन एक सवाल दिमाग में आता है, नील नदी सहारा रेगिस्तान से गुजरती है, तो इतनी भयंकर गर्मी में वो सूखती क्यों नहीं है? देखिए, यही तो प्रकृति का डिजाइन है। जो विक्टोरिया झील है वो इसे लगातार पानी देती है, एक बेसलाइन की तरह। और जो ताना झील से नीली नील आती है, वो बारिश के मौसम में बाढ़ के रूप में बहुत सारा पानी और उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है। इन दोनों इंजनों के एक साथ काम करने से ही ये रेगिस्तान को पार कर पाती है। अरे वाह, क्या बात है। अब स्लाइड के दूसरे हिस्से पर आते हैं। यहाँ अमेज़न नदी के बारे में लिखा है। पॉइंट नोट कीजिएगा, ये दूसरी सबसे लंबी नदी है, करीब 6,400 किलोमीटर। नील से थोड़ी ही कम है। हाँ, लेकिन अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पानी की मात्रा यानी वॉल्यूम के हिसाब से अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। मतलब अमेज़न एक हेवीवेट चैंपियन की तरह है, जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है। बिल्कुल सही। ये मुख्य रूप से ब्राजील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया और इक्वाडोर में बहती है और इसका उद्गम एंडीज पर्वतमाला से होता है, खासकर पेरू के नेवाडो मिस्मी पहाड़ से। आखिर में ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। अच्छा, तो अमेज़न के पास इतना सारा पानी आता कहाँ से है? इसका जवाब इसके ड्रेनेज बेसिन में है। अमेज़न का बेसिन इतना बड़ा है कि बारिश और बर्फ का सारा पानी एक विशाल सैटेलाइट डिश की तरह इकट्ठा होकर इस नदी में आता है। दुनिया के सबसे बड़े वर्षावनों का पानी इसी में समाता है। राइट, तो अब आगे बढ़ते हैं। जी, इस स्लाइड की हेडिंग है एक ही देश में समाये महादानव, यांगजी और पीली नदी। मतलब ऐसी नदियां जो किसी एक ही देश की सीमाओं में सिमटी हुई हैं? बिल्कुल। स्लाइड की पहली लाइन पढ़ रही हूँ। यांगसी नदी दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 6,300 किलोमीटर है। और सबसे खास बात, ये पूरी तरह से केवल चीन में बहती है। जहां नील नदी को फैलने के लिए 11 देशों की जरूरत पड़ी, वहीं चीन ने दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी को अपने ही आंगन में समेट रखा है। अगला पॉइंट देखिए, पीली नदी यानी येलो रिवर, ये दुनिया की छठी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 5,464 किलोमीटर है और ये भी केवल चीन में बहती है। ये तो थोड़ा हैरान करने वाला है। किसी एक देश के पास इतनी विशाल नदियां पूरी की पूरी होना, भौगोलिक और रणनीतिक रूप से इसके क्या मायने हैं? देखिए, इसे समझने के लिए चीन के भूगोल को समझना होगा। यांगजी का उद्गम तिब्बत के पठार की गैला डेंडोंग चोटी से होता है और ये पूर्वी चीन सागर में गिरती है। और पीली नदी बयांकला पर्वतमाला या बयान हर पर्वत से निकलकर बोहाई सागर में गिरती है। चीन का पश्चिमी हिस्सा बहुत ऊंचा है और पूर्वी हिस्सा समतल है। अच्छा, तो एक ढलान मिल जाती है। रणनीतिक रूप से ये नदियां चीन के लिए एक विशाल प्राकृतिक हाईवे का काम करती हैं।
ट्रांसपोर्ट और ऊर्जा के लिए ये एक असीमित पावर हाउस है। राइट, मतलब प्रकृति ने ही पूरी अर्थव्यवस्था चलाने का डिजाइन बना दिया है। एकदम सही। अब हम स्लाइड 3 देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड पर ध्यान दें। इसकी हेडिंग है उत्तरी अमेरिका की जीवन रेखा और 2 नदियों का संगम, मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी। स्लाइड में लिखा है कि मिसिसिपी मिसौरी दुनिया की 4थी सबसे लंबी नदी प्रणाली है। इसे कंपाउंड रिवर सिस्टम कहते हैं। इसकी कुल लंबाई लगभग 6,275 किलोमीटर है। और ये किन देशों में बहती है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और कनाडा में बहती है। स्लाइड के मुताबिक मिसिसिपी नदी इटास्का झील से निकलती है और मिसौरी नदी जेफरसन नदी से निकलती है। अच्छा, तो ये टैग टीम काम कैसे करती है? देखिए, तकनीकी रूप से होता यह है कि 2 अलग-अलग जल स्रोत मिलकर एक विशाल ड्रेनेज बेसिन बनाते हैं। मिसौरी अपनी लंबाई लेकर आती है और मिसिसिपी अपना विशाल वॉल्यूम। राइट। और आखिर में ये पूरा पानी मेक्सिको की खाड़ी या गल्फ ऑफ मेक्सिको में जाकर गिरता है। ये पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को समुद्र से जोड़ देता है। कमाल है। तो अब तक हमने गर्म और सामान्य इलाकों की नदियों की बात की। क्या बर्फीले इलाकों की नदियां भी है लिस्ट में? बिल्कुल है। अब हम स्लाइड 4 देख रहे हैं। इस स्लाइड का नाम है यूरेशिया का बर्फीला प्रवाह और प्राकृतिक सीमाएं। यहाँ हम 3 नदियों को कवर करेंगे, येनिसै, ओब इर्तिश और अमूर। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया का ठंडा हिस्सा। जी। स्लाइड का पहला पॉइंट है येनिसै नदी के बारे में। यह दुनिया की 5वीं सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 5,539 किलोमीटर है। ये रूस और मंगोलिया में बहती है। इसका उद्गम मंगोलिया की सायन पर्वतमाला से होता है और ये कारा सागर में गिरती है, जो आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। एक सेकंड, आर्कटिक महासागर में मतलब ये नदी उत्तर की ओर बहती है? बिल्कुल। जब ये उत्तर की ओर बहकर बर्फीले आर्कटिक सागर में पहुंचती हैं, तो सर्दियों में इनका मुहाना जम जाता है। अच्छा, तो आगे का रास्ता बंद हो जाता है? हाँ, पीछे से पानी आ रहा होता है, लेकिन आगे बर्फ की दीवार होती है। इस वजह से पानी किनारों को तोड़कर पीछे की ओर धकेला जाता है और एक विशाल बर्फीला दलदल बन जाता है। बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक प्राकृतिक घटना है। जी। अब स्लाइड का अगला पॉइंट देखिए, ओब इर्तिश नदी। ये 7वीं सबसे लंबी नदी है, लगभग 5,410 किलोमीटर। और ये कहाँ बहती है? यह रोस, कजाकिस्तान, चीन और मंगोलिया में बहती है। यह अल्ताई पर्वत से कटून और बिया नदियों के संगम से निकलती है और ओब की खाड़ी में गिरती है। इसके साथ भी वही बर्फीले मौसम वाली समस्या होती है। और 10वें नंबर की नदी कौन सी है? स्लाइड का आखिरी पॉइंट अमूर नदी के बारे में है। ये 10वीं सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 4,444 किलोमीटर है। 4,444 याद रखने में आसान है। हाँ, यह रूस, चीन और मंगोलिया में बहती है। यह शिल्का और अर्जुंग नदियों के संगम से बनती है और ओखुटस्क सागर में गिरती है। हाँ, मुझे स्रोतों से एक बात याद आ रही है। ये नदियां सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, बल्कि ये देशों के बीच की असली बहती हुई दीवारें हैं। खास तौर पर अमूर नदी, राइट? बिल्कुल सही कहा आपने। अमूर नदी विशेष रूप से रूस और चीन के बीच एक प्राकृतिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यह दिखाती है कि नदियां कैसे राजनीति और भूगोल दोनों को प्रभावित करती हैं। सच में ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। अब हम आखिरी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड 5 देख रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध की नदियां। जी। इस स्लाइड का विषय है गहराई और बहुराष्ट्रीय विस्तार के अजूबे, पराना और कांगो नदी। उत्तरी गोलार्ध से लौटकर अब हम लंबाई से परे अन्य विश्व रिकॉर्ड्स देखेंगे। स्लाइड की पहली लाइन पराना नदी के बारे में है। यह 8वीं सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 4,880 किलोमीटर है। ओके। ये नदी 5 प्रमुख देशों में बहती है, ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, बोलीविया और उरुग्वे। मतलब ये दक्षिण अमेरिका के इन 5 देशों को एक ही जलमार्ग से जोड़ती है। जी बिल्कुल। इसका उद्गम ब्राजीलियन उच्च भूमि या हाईलैंड्स से होता है और यह रियो डी ला प्लाटा के रास्ते अटलांटिक महासागर में गिरती है। बहुत बढ़िया। और इसके बाद स्लाइड का आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, कांगो नदी, जिसे ज़ेरे भी कहा जाता है। यह 9वीं सबसे लंबी नदी है, लगभग 4,700 किलोमीटर। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत कुछ और है। दुनिया की सबसे गहरी नदी होना।
मैंने शुरुआत में ही कहा था कि पानी के भीतर एक गहरे अंधेरे कैनियन मतलब खाई की कल्पना करना कहीं अधिक डरावना और रोमांचक है। हाँ, और स्लाइड बताती है कि ऐसा क्यों है। ये नदी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी DRC और अंगोला सहित 9 देशों में बहती है। ये पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट की पहाड़ियों से, विशेषकर तांगानिका झील से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। लेकिन ये इतनी गहरी कैसे हो गई? पानी ने चट्टानों को इतना काट दिया? नहीं, यही तो है रहस्य। स्लाइड में स्पष्ट किया गया है कि पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट की वजह से इसे गहराई मिली है। टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से जमीन बीच से फट गई है और कांगो नदी बस उस गहरी दरार में बह रही है। अरे वाह, मतलब पृथ्वी ने खुद को फाड़कर उस नदी के लिए रास्ता बनाया है। ये तो माइंड ब्लोइंग है। जी, तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारी PDF की सारी स्लाइड्स और उनकी एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन पूरा होता है। कोई भी पॉइंट हमने स्किप नहीं किया है। बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन था। क्विक रिवीजन के लिए बस इतना याद रखें कि नील और अमेज़न लंबाई और विशालता का प्रतीक है। यांगसी और पीली नदी चीन की धमनियां हैं। मिसिसिपी मिसौरी एक बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है। यानी से ओब इर्तिश और अमूर बर्फीली और राजनीतिक नदियां हैं। और आखिर में पराना और कांगो जो देशों को जोड़ती हैं और गहराइयों के रिकॉर्ड तोड़ती हैं। ये 10 नदियां पूरे विश्व के भूगोल को आकार देती हैं। राइट। आज हमने इन स्रोतों में देखा कि ये सभी विशाल नदियां अलग अलग महाद्वीपों, ऊंचे पहाड़ों और देशों से निकलती हैं। लेकिन अंततः ये भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर जैसे बड़े महासागरों में जाके मिल जाती हैं। तो एक विचारोत्तेजक प्रश्न ये उठता है कि क्या ये वास्तव में 10 अलग-अलग नदियां हैं? बहुत गहरा सवाल है। या फिर हमारी पृथ्वी के उसी एक ही विशाल आपस में जुड़े हुए महासागर तक पहुंचने के 10 अलग-अलग रास्ते हैं? अगली बार जब आप लोग नक्शा देखें तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही खूबसूरत नजरिया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।